तो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टर्ड मॉन्क। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा और हमारा क्लास 11 अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर है 8। और जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसका ये पार्ट नंबर 4 है। तो इससे पहले इस चैप्टर में यानी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं क्या कि जो बेसिक अकाउंट्स में जो टर्म्स यूज होते हैं उनका क्या मतलब होता है, रेदर देन कि हम यहाँ पे डिफिनीशंस याद करने के हमें समझना है। ये नहीं कि लाइन बाय लाइन हमें डेफिनेशन याद करना है कि ये क्या होता है ये क्या होता है, बस क्रक्स हमें पता होना चाहिए। वो समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो काफी डिटेल में हम जा रहे हैं, बल्कि इसी चैप्टर में क्या पूरे सिलेबस में ही हम लोग बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप उसको भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम का भी लिंक अवेलेबल है वहां पे, उसको भी फॉलो कर लेना। ये जो नोट्स है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आज का जो पहला डिस्कशन है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें है हमारा गुड्स। गुड्स को ही क्या बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं। यानी ये तीनों ही टर्म जो है गुड्स, स्टॉक और इन्वेंट्री, ये सिनोनिम है। पहले तो ये क्या होता है, देखो, हर बिजनेस किसी एक मकसद के लिए बनी होती है। कोई उसका एक पर्टिकुलर काम होता है कि मैं ये सेल परचेस करूंगा। तो जो सेल परचेज बिजनेस करता है वो उसका गुड्स स्टॉक या इन्वेंट्री उसको बोला जाता है। देखो, कोई सर्विस अगर दे रहा है तो उसमें तो गुड्स का होगा नहीं, क्योंकि वो तो इंटेंजिबल चीज होता है गुड्स सर्विस देना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, तो उसमें आपको कोई गुड्स थोड़ी मिलता है, वो तो सर्विस है। तो गुड्स कब होगा, जब हम अदर देन सर्विस वाले बिजनेस में हैं। यानी कि हम या तो कोई ट्रेडर है या कोई मैन्युफैक्चरर है। ठीक है। तो चलिए, गुड्स क्या होता है, दीज आर दी आइटम दैट इज परचेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड। यानी दो काम हो सकता है, या तो उसको हम परचेज कर सकते हैं और या तो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। किस चीज के लिए, सेल करने के लिए। यानी पहला ऑप्शन ये है कि परचेज करो और सेल करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैन्युफैक्चर करो और सेल करो। तो एक बात समझो, जैसे गुड्स क्या हो गया कि जो आइटम में हम डील कर रहे हैं डे टू डे अपने ऑपरेशन में। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि मैं बुक्स का मेरा बिजनेस है, यानी बुक्स बेचते हैं, बुक्स का दुकान है, तो बुक्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अगर हम, तो बिस्किट हमारे लिए क्या हो गया, गुड्स। क्योंकि हमारा पर्टिकुलर काम क्या हो जाएगा, बिस्किट खरीद के या बिस्किट मैन्युफैक्चर करके सेल करना। अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। कंप्यूटर का बिजनेस है, यानी कंप्यूटर कंप्यूटर बिजनेस कहने का मतलब कंप्यूटर परचेस करके और सेल करते हैं, या कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, तो उस केस में कंप्यूटर हमारे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मेरे पास फर्नीचर है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि मुझे कंप्यूटर का जरूरत है अपने अकाउंटिंग के पर्पस के लिए, तो कंप्यूटर अगर अपने बिजनेस में खरीदूंगा तो उसको गुड्स नहीं बोलूंगा, वो क्या हो जाएगा, अदर देन गुड्स हो जाएगा। उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। अब तक आपको ध्यान होगा, जो हमने एसेट का डेफिनेशन किया था उसमें एक कैटेगरी आया था नॉन करेंट एसेट के अंदर, फिक्स्ड एसेट, जो कि ऐसे एसेट होते हैं जो कि बिजनेस मोर देन 1 ईयर यूज करती है। तो अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर खरीद के बेचना, वो तो मेरा रिकरिंग काम है, रेगुलर काम है, वो 1 साल थोड़ी लगेगा। लेकिन मैं जब कंप्यूटर खरीदूंगा तो उसका मेरा इंटेंशन होगा कि 2 4 5 10 साल उसको यूज करेंगे बिजनेस में, उसको सेल करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा टाइम आ सकता है कि वो बेकार चल रहा है या अब जरूरत नहीं है तो उसको बेच दे। यानी प्लानिंग ऐसा नहीं होता कि बेचना है, लेकिन अगर सिचुएशन डिमांड करता है तो हम बेच सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 2 टर्म है हमारे, क्या क्या, कि या तो आप परचेज करके सेल कर सकते हो या तो आप मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि बिजनेस के केस में जो गुड्स में लोग डील करते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला हो गया ट्रेडर। ट्रेडर क्या करता है, गुड्स परचेज करता है और उसी गुड्स को सेल कर देता है। मान लो मैं कोई होलसेलर हूं या रिटेलर हूं, मैंने गुड्स परचेज किया, सपोज बिस्किट का पैकेट परचेज किया डब्बे में, पूरे कार्टून का पूरा बल्क क्वांटिटी में, और उसको मैं अपने कस्टमर्स को सेल करूं, तो ये क्या हो गया, ट्रेडर काम होगा।
मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो कि पहले किसी और छोटा छोटा चीज रॉ मटेरियल टाइप खरीदता है, उससे उसको मैन्युफैक्चर करता है मिला मिला के, और फिर अल्टीमेटली सेल करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो यहाँ पे वीट या फ्लोर खरीदा मैन्युफैक्चरर ने, उसको फिर मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर किस चीज में किया? मैन्युफैक्चर ऑफ बिस्किट, बिस्किट बना और फिर ये जाके बिस्किट सेल किया, तो ये कौन हो गया? मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे दो कैटेगरी होता है। अब क्या है ना, चाहे वो गुड्स है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, इसके टाइप्स भी हो सकते हैं। टाइप्स कब होगा? जब वो मैन्युफैक्चरर है। जब वो कौन है? मैन्युफैक्चरर है। यानी अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसके केस में कितने टाइप्स हो जाएंगे? पहला रॉ मटेरियल होगा, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस होगा, और तीसरा फिनिश गुड्स होगा। रॉ मटेरियल बोले तो जो सामान हम बनाने वाले हैं, जो चीज मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसको हम रॉ मटेरियल, कच्चा माल समझो आप, ठीक है। तो अगर मैं बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो उस केस में व्हीट या फ्लोर उसका रॉ मटेरियल हो जाएगा। फिर एक बार उसको प्रोसेसिंग में डाल दिया हमने, जैसे कभी क्या होता है ना, आप समझो थोड़ा सा, कि कोई भी सामान को जब हम इनपुट करते हैं, फिर वो प्रोसेसेस के थ्रू होके गुजरता है वो चीज। बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है उसमें, ठीक है। और फिर जाके अल्टीमेटली हमारा आउटपुट तैयार होता है। तो एक तो हो गया हमारा कैटेगरी, मैन्युफैक्चरर के केस में एक कैटेगरी हो गया रॉ मटेरियल, यानी वो मटेरियल जिसको हम यूज करके अपने फिनिश गुड्स को बनाने वाले हैं, या अपना गुड्स तैयार करके मार्केट में जो सेल करने वाले, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगना है, जो कच्चा माल लगेगा, वो रॉ मटेरियल कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी वो है कि यहां से तो रॉ मटेरियल लग गया, और और यहाँ पे अभी वो कौन से स्टेज में है? प्रोसेसिंग में है। तो जब तक वो प्रोसेसिंग में है उसको हम रॉ मटेरियल कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। यानी ये WIP, जो WIP है, ये कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल ही है, जिसको कि कुछ प्रोसेसेस के थ्रू होके गुजारा जा चुका है, ठीक है। और जो फिनिश गुड्स है ये भी कुछ भी नहीं है, रॉ मटेरियल ही है जिसको फुली फुली फिनिश्ड हो चुका है। रॉ मटेरियल लगाया गया, उसको अलग अलग स्टेजेस के थ्रू होके गुजारा गया, और फाइनली हमारा फिनिश गुड्स बनके तैयार हो जा चुका है। और यही फिनिश गुड्स अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर के केस में क्या बन जाता है हमारे लिए? गुड्स इन्वेंट्री या स्टॉक। क्योंकि अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बाई करेगा बाहर से, मार्केट से क्या बाई करेगा? रॉ मटेरियल बाई करेगा, और रॉ मटेरियल को प्रोसेस के थ्रू होके गुजारेगा, और अल्टीमेटली क्या बना देगा? वो फिनिश गुड्स। और इसी फिनिश गुड्स को अल्टीमेटली वो क्या करेगा? मार्केट में सेल करेगा। तो ये पूरा जो लफड़ा है रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स का, ये केवल और केवल किसके केस में है? केवल और केवल मैन्युफैक्चरर के केस में है। ये इशू हमारे ट्रेडर के केस में नहीं है। ट्रेडर का तो सिंपल सा काम है क्या, कि ट्रेडर सामान खरीदेगा और सेम सामान ही बेच देता है, तो उसको इतना लफड़ा में नहीं पड़ना होता। उसको उसने सीधे स्टॉक खरीदा और वही स्टॉक बेच दिया। रॉ मटेरियल वर्ड नहीं यूज करें, गुड्स खरीदा गुड्स बेचा, ठीक है। स्टॉक खरीदा स्टॉक बेचा, इन्वेंट्री खरीदा इन्वेंट्री बेचा। तो ये पूरा कैटेगरी समझ लिया। अब एक बात समझो, आपको डेफिनेशन नहीं याद करना, मैं हर बार बता रहा हूं, आपको समझना है। क्योंकि आगे ये टर्म्स आपको आएंगे तो उस टाइम जैसे ही आपको सामने दिखेगा गुड्स, तो आपको रिकॉल होना चाहिए ये क्या बोल रहा है। गुड्स वो चीज है जिसमें बिजनेस डील करती है, ये आपको क्लिक हो जाना चाहिए। Progress. सही है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे गुड्स क्या है, तो गुड्स इज दैट आइटम विच इज परचेज फॉर रीसेल पर्पज, ठीक है। उसको बिजनेस अपने पास रखेगी नहीं कि उसको यूज करना, उसी को सेल करके तो अल्टीमेटली हम प्रॉफिट कमाने वाले हैं, ठीक है। दो तरह के हो गए, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के केस में 15 कैटेगरी करना पड़ता है हमें, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम परचेज और परचेज रिटर्न पे। तो ये जो ऊपर हमारा गुड्स का बात चल रहा है, इसी को जब बाई करेंगे यानी खरीदेंगे, तो उसको हम वर्ड देंगे। अगर कोई
यानी अगर मेरा कोई ट्रेडर हुआ तो वो क्या परचेस करता होगा, वो तो फिर सीधे स्टॉक वगैरह ही परचेस करेगा, स्टॉक, इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री या गुड्स। लेकिन जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो क्या परचेस करता होगा, अगर जो मेरा मैन्युफैक्चरर है वो क्या परचेस करेगा, रॉ मटेरियल परचेस करेगा। उसी रॉ मटेरियल को प्रोसेसेस के थ्रू गुजार के उससे क्या बनाएगा वो, उससे वो फिनिश गुड्स बनाएगा जो कि आगे मार्केट में सेल करेगा। तो जब कभी भी आगे आपको वर्ड दिखे परचेज, परचेज, तो आपको ये समझना है कि केवल परचेज लिखा तो ये समझ जाना कि परचेज किसका बात बोल रहा है, गुड्स का, ना कि फिक्स्ड एसेट का। ठीक है। और आगे हम जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो देखेंगे कि परचेज गुड्स के केस में गुड्स अकाउंट नहीं डेबिट होता, सीधे परचेज अकाउंट ही डेबिट हो जाता है। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, वो मैं बात बाद में आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो परचेज का सिंपल सा मतलब हुआ कि जिस चीज में हम डील करें, यानी गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, या मैन्युफैक्चरर है तो उस केस में रॉ मटेरियल, उसको बाई करना, उसको परचेज कहते हैं। परचेज रिटर्न, तो यही गुड्स, स्टॉक, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, ये सब जो परचेज हुआ है वो वापस करना, रिटर्निंग, रिटर्निंग दी परचेज, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो स्टॉक हो या रॉ मटेरियल, इनको जब वापस, कई बार क्या होता ना कि या तो हमने ज्यादा मंगा लिया है उसको वापस कर देंगे, या तो हमने जो मंगाया उसमें कुछ खराबी, डिफेक्ट आ गया तो उसको वापस कर देंगे। ठीक है। तो परचेज रिटर्न, अच्छा परचेज रिटर्न को ही हम क्या दूसरा नाम बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। क्योंकि जब आप परचेस करोगे तो सामान, आप कौन हो, बिजनेस, जिस बिजनेस का हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस हो आप। तो जब आप परचेस करोगे तो फर्म के अंदर आपके सामान आएगा, और जब आप रिटर्न करोगे तो बाहर जाएगा। तो इसीलिए इस परचेज रिटर्न को क्या बोल सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज और परचेज रिटर्न को जब हम कंपेयर करते हैं और नेट ऑफ करते हैं, परचेज और परचेज रिटर्न को जब हम नेट करते हैं तो जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं नेट परचेज। क्या बोलते हैं, नेट परचेज। नेट परचेज क्या हो गया हमारा, नेट परचेज इक्वल्स टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। सही है। तो हमारे लिए अल्टीमेटली क्या कंसिडरेबल है अकाउंट्स के अंदर, वो है नेट परचेज। क्योंकि परचेज अकाउंट करो फिर परचेज अकाउंट तो सारा करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट लॉस, हमारे बिजनेस को क्या इफेक्ट करेगा कि हमने नेट क्या परचेज किया। मान लो परचेज किया 1 करोड़ का और उसमें से 90 लाख वापस कर दिया, तो 1 करोड़ लिखना ही क्यों है, तो मतलब लिखना है, लेकिन अल्टीमेटली जो इफेक्ट आएगा हमारे बिजनेस में वो 10 लाख जो है ना उसी पे आएगा। चलिए अगला है हमारा, जैसे हमने परचेज किया वैसे ही हम सेल करेंगे। तो सेल जो हम करते हैं उस किस चीज को करते हैं, सेल करते हैं गुड्स को, इन्वेंट्री को, स्टॉक को, और अगर मैन्युफैक्चरर है तो फिनिश्ड गुड्स का। जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसने खरीदा क्या था, उसने खरीदा था रॉ मटेरियल और उसके प्रोसेसेस के थ्रू होके गुजारा उसने, और फिनिश गुड्स बनाया, और वही फिनिश गुड्स अल्टीमेटली वो मार्केट में क्या करता है, सेल। और ये जब अब आप सेल कर रहे हो तो वो सामने वाला भी तो आपको रिटर्न कर सकता है, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो सेल हो आपने दूसरे को किया वो आपको सामान वापस कर। तो अब बताओ, जब आप सेल करोगे तो सामान बाहर जाएगा, रिटर्न होके अंदर आएगा, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा हमारा, जैसे परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। और इन दोनों को जब हम नेट करेंगे तो उसको बोलेंगे नेट सेल्स। तो यहां भी हमारे लिए क्या ज्यादा मायने रखेगा, वो है नेट सेल्स। तो नेट सेल्स क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सही है। चलिए, तो चाहे आपका परचेज हो या चाहे आपका सेल्स हो, ये दोनों ही कैश भी हो सकता है और क्रेडिट पे भी हो सकता है। यानी कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। चाहे आपने परचेज किया हो या आपने सेल किया हो,
इसको ऐसे नहीं, मैं एक सेकेंड, चाहे आपने गुड्स को परचेज किया चाहे आपने गुड्स को सेल किया, ये दोनों ही हमारे कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। कैश बोले तो कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में। कैश बोले तो अगर मैंने परचेज किया तो परचेज का पेमेंट अभी ही कर दिया मैंने। अगर मैंने सेल किया कैश में तो सेल से जो सामने वाला पार्टी है वो पैसा मुझे अभी ही दे देगा। और जब हम क्रेडिट पे सेल परचेज करेंगे तब सेल परचेज तो अभी हो जाएगा, पैसा मिलना और पैसा देने का राइट ऑब्लिगेशन तो अभी रेज हो जाएगा, लेकिन जो पैसा लेन देन होगा वो कुछ टाइम बाद होगा, वो उसी टाइम डिसाइड हो जाता है। जैसे क्रेडिट क्रेडिट कहने का मतलब उधार। तो जब उधार आप सेल परचेज करोगे ना, तो उसी टाइम जिस डेट पे आपका सेल परचेज होगा उसी डेट पे ये डिसाइड हो जाएगा कि जो पेमेंट होगा कितने दिन बाद आएगा, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने दिन के बाद आएगा। इन जनरली ये 1 साल के अंदर अंदर ही पैसा आ जाता है। तो चाहे वो परचेज हो या सेल हो, वो चाहे परचेज हो या सेल हो, कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं, अगला टर्म हमारा सारे लिंक्ड है इसलिए मैं साथ साथ ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपने किया है सेल, क्या किया आपने, सेल, तो मैंने बोला कि अगर आप सेल करोगे तो वो कैश में भी हो सकता है और अगर आप चाहो तो क्रेडिट में भी सेल हो सकता है। तो जो कैश वाला सेल होता है उसमें कैश का तो आप सेल करो तो पैसा आपको मिलेगा, तो कैश सेल करोगे आप तो पैसा आपको उसी टाइम मिल जाएगा जिस दिन आप या तो बिल इनवॉइसिंग करो या जिस दिन आपने डिलीवरी दिया सामान। तो मेन इंपॉर्टेंट जो बात हम करने वाले हैं यहाँ पे वो किस चीज का है, वो है क्रेडिट सेल के बारे में। तो जो हमारा क्रेडिट सेल होता है, सेल तो अभी कर देते हो आप लेकिन पैसा बाद में आएगा। पैसा कब आएगा आपका, बाद में आएगा। तो पैसा जो बाद में आएगा तो उस सामने वाले को रिकॉर्ड तो करोगे ना आप कि हाँ भाई उनसे मुझे पैसा मिलना है। वही पार्टी, जिस पार्टी को आपने, पार्टी टू हु यू हैव सोल्ड गुड्स या फिनिश गुड्स ऑन क्रेडिट is called as creditor, is called as your creditor, सॉरी योर डेटर, सॉरी, यानी वो आपका कौन हो गया, डेटर हो गया। यानी कि अगर आप ये हो, कौन हो आप, यहां ये हो, यानी और जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं वहां पे आपके एंगल से बात चल रहा है, ध्यान से थोड़ा सा देखिए। तो आपने अगर क्रेडिट पे सामने वाले को सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया, तो आपके बुक्स में मान लो इनका नाम है बी, आपका नाम है ए, ठीक है। तो आपके बुक्स में बी कौन हो जाएंगे, बी इज योर डेटर। वैसे ही एक बात और बताता हूं, आपने जैसे यहाँ पे क्रेडिट में सेल किया वैसे ही आप भी तो क्रेडिट में परचेज करोगे। तो एक दूसरा बंदा है जिससे आपने क्या किया, आपने क्रेडिट पे परचेज किया। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि बात क्या चल रहा है, इनका बात चल रहा है, इनका बुक्स बन रहा है, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहा है वो ए का बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहा है, तो ए के एंगल से बात होगा। तो आपने सी से परचेज किया क्रेडिट पे, अब आपका बात चल रहा है तो आपके लिए वो परचेज है। तो ए कौन हो जाएंगे आपके लिए, ए इज, सॉरी, सी इज योर क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन हो गया, जिनसे हम सामान उधार खरीदते हैं। ये ध्यान रखना कि गुड्स सेल होना चाहिए तब उसको डेटर बोला जाएगा और गुड्स परचेज होना चाहिए तब उसको हम क्रेडिटर बोलेंगे। इसके लिए क्या आ गया, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन हो गया, पार्टी फ्रॉम whom गुड्स इज परचेज्ड, गुड्स इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे और चाहे वो डेटर हो या चाहे वो क्रेडिटर, वहां पे दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो थोड़ा सा आप ध्यान दो वो बात। क्या? कि पहला तो जो परचेस सेल होना चाहिए वो गुड्स का होना चाहिए। यहाँ भी सेल क्या होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए। और यहाँ भी ऑन क्रेडिटर नहीं है, वो क्रेडिट है, ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे यानी गुड्स का सेल परचेज होना चाहिए और क्रेडिट को होना चाहिए। अगर मैंने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया उधार में, तो उस सामने वाले पार्टी को फिर हम क्रेडिट उधार में खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं, तो उनको हम क्रेडिटर नहीं बोलेंगे। उनको पूरा बताना पड़ेगा कि उनसे हम क्रेडिटर, जब आप वर्ड बोल देते हो ना, दैट मीन्स यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम मी। तो अगर आप अपना फिक्स्ड एसेट उधार परचेज, तो फिक्स्ड एसेट भी उधार हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप क्रेडिटर से उसको डिनोट मत करना, उसको सीधे बोलना कि वो हमारा लाइबिलिटी फॉर फिक्स्ड एसेट है। या ज्यादा से ज्यादा आप बोलो कि क्रेडिटर फॉर फिक्स्ड एसेट, पूरा वर्ड लिख। ठीक है। और वैसे ही जब आप सेल करोगे, तो गुड्स सेल करोगे, तो सामने वाला तो आपका डेटर हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई मशीन पुराना, कोई फिक्स्ड एसेट है जो कि पुराना था, और पुराना फिक्स्ड एसेट आप आपके लिए अब यूजलेस हो गया, तो आपने किसी को बेच दिया, बेच सकते हो, मे बी उधार बेच दो। तो फिर वो सामने वाला आपका डेटर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने उधार बेचा है लेकिन वो गुड्स नहीं थी। ये ध्यान रखना डेटर ऑफ क्रेडिटर का। तो यहाँ पे हम ए के एंगल से बात करें, तो ए के बुक्स में बी कौन हो गया? डेटर। वैसे ही ये भी तो हो सकता है हमारा कि बी के बुक्स में ए कौन है? तो बी के बुक्स में बी ने परचेज किया ऐसे, तो बी के बुक्स में ए कौन हो जाएगा? उसका क्रेडिटर। किसका क्रेडिटर? बी का क्रेडिटर। एक बात ध्यान से रखो, ये बुक्स अगर ए का है, तो ए के बुक्स में ही ए थोड़ी होगा। ठीक है। तो ए के बुक्स में या तो बी आएगा या सी आएगा। बी के बुक्स में या तो ए आएगा, क्योंकि ए से परचेज किया, और आगे जिसको बी सेल करेगा वो आएगा। ठीक है। तो ये डेटर और क्रेडिटर का कनेक्शन है, कि चाहे वो डेटर हो चाहे क्रेडिटर, दोनों केस में क्रेडिट में सेल परचेज हो रहा है, और जो सेल परचेज हो रहा है वो गुड्स का हो रहा है, अदर देन गुड्स नहीं। अदर देन गुड्स के केस में आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा कि वो लायबिलिटी है या एसेट है हमारा। अच्छा, एक चीज और सुन लो, कि डेटर कौन है? डेटर से आपको बाद में पैसा मिलेगा ना। तो याद है आपको, एसेट किसको बोलते हैं? जिनसे हमें फ्यूचर में कैश इनफ्लो का एक्सपेक्टेशन है। तो डेटर हमारे लिए कौन हो जाएगा? एसेट, क्योंकि बाद में उनसे हमें पैसा मिलेगा। वैसे क्रेडिटर को हम देंगे, तो क्रेडिटर लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी इज द अमाउंट दैट इज वी आर लायबल टू पे। किसी पास्ट में काम जो हमने किया उसके लिए हम फ्यूचर में लायबल है पेमेंट करने के लिए। तो क्रेडिटर को आप पेमेंट करोगे ना बाद में, तो क्रेडिटर आपके लिए कौन हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब आप बहुत ही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डीप में हर चीज बताऊंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको डेफिनेशन याद नहीं करना, आपको रेदर समझना, अपने जहन में उतारना है, अपने रगों में दौड़ाना है उन वर्ड्स को, ताकि कि बाद में जैसे आपको डेटर वर्ड आए आपको क्लिक हो जाए। डेटर का मतलब वो पार्टी है जिसको हमने गुड्स सेल किया है क्रेडिट पर। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बस ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि मैं क्या नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने डेटर का बात कर दिया, लेकिन एक बात किसी चीज का मैंने रोक दिया है, वो किसी कारणवश। एक होता है वर्ड ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में एक चीज होता है डेटर, जो कि हमने पढ़ लिया। वैसे ही एक और वर्ड होता है ट्रेड पेएबल, उसमें भी एक वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनो आप, कि यहाँ पे जो आपको वर्ड यूज हो रहा है ना, वो ट्रेड वर्ड यूज हो रहा है। क्या वर्ड है ये? ट्रेड। ट्रेड कहने का मतलब जिस चीज में हम डील करते हैं उससे रिलेटेड है वो, यानी हमारे गुड्स से रिलेटेड है वो। तो ट्रेड रिसीवेबल कहने का मतलब कि हमने कुछ ऐसा सेल किया था, वहां से पैसा आना बाकी है। वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल कहने का मतलब हमने कुछ गुड्स से रिलेटेड काम किया था जिसको कि मुझे पैसा देना बाकी है। तो ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूं आपको। अच्छा, तो यहाँ पे क्या चीज मैं बता रहा था आपको, कि जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, तो ट्रेड रिसीवेबल में जो डेटर वाला पार्ट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया, और क्या नहीं पढ़ाया वो है बिल्स रिसीवेबल। होता क्या है ना, कि बाद में
यही डेटर को कन्वर्ट कर दिया जाता है बिल्स रिसीवेबल में। क्यों कन्वर्ट किया जाता है? इसको लीगल वैलिडिटी देने के लिए और लिक्विडिटी देने के लिए। ये क्या मतलब है, थोड़ा आपके दिमाग के ऊपर चला जाएगा, इसलिए इसीलिए मैं इस टर्म को अभी नहीं छूना चाहता हूं। धीरे धीरे आगे आने वाले क्लासेस में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, या मैं समझा दूं कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। डेटर और यहां पे आ गया हमारा क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के समकक्ष कौन होता है? जैसे ऊपर डेटर और बिल्स रिसीवेबल है, वैसे ही नीचे क्रेडिटर है और दूसरा वर्ड क्या है? बिल्स पेएबल है। ठीक है, तो यहां भी क्या होता है? अल्टीमेटली जो क्रेडिटर होता है उसी को कन्वर्ट कराया जाता है किस चीज में? बिल्स पेएबल में। और ऊपर डेटर को किस चीज में कन्वर्ट कराया गया? बिल्स पेएबल में। तो मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूं, बस दो तीन टर्म ध्यान रखना कि क्यों कन्वर्ट किया जाता है। पहला तो लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता प्रदान करना। तरलता कहने का मतलब कि बिजनेस में तरलता मतलब कि कौन सा चीज कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। The higher the liquidity of any asset is, that means कि वो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेटर को जैसे देखो, अभी मैंने बताया कि डेटर को हमने क्रेडिट पे सेल किया, तो अब उसी टाइम ये लिख दिया जाएगा कि 3 महीना बाद मान लो उधर से पैसा आएगा। अब मेरे बिजनेस में पैसे का जरूरत अभी पड़ गया, तो अब क्या क्या करेंगे ताकि कि पैसा आए हमारे पास? तो उस केस में पिक्चर में कौन आ जाता है? वहां पे पिक्चर में आता है कि ये जो डेटर है उसको, ये जो डेटर है उसी को कन्वर्ट कर दो बिल्स रिसीवेबल में। बिल्स रिसीवेबल में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो उसका लीगल वैलिडिटी हो जाता है, क्योंकि आप दोनों साइन करोगे, जो परचेजर और सेलर दोनों उस पर साइन कर देंगे। वेदर जो परचेजर है उसका साइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा कुछ लिखा होता है कि आई एक्सेप्ट टू पे हिम ऑन दिस डे इतना अमाउंट, ये सब कुछ। ठीक है, तो लीगल वैलिडिटी प्रदान कर देता है। इसके वजह से कहीं और से अगर चाहे तो डेटर पैसा उठा सकता है बिल्स रिसीवेबल देके, और जब वो डेटर का टाइम आएगा पैसा देने का तो वो जाके उसको दे देगा। समझ गए थोड़ा बहुत आपने? मैं ज्यादा अभी बताना नहीं चाहता हूँ कि बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, या लेकिन बहुत कुछ मैंने बता भी दिया। चलो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता ही देता हूँ। समझ में जिसको आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो भी कोई इश्यू नहीं है। सपोज करो ए है और दूसरे साइड है बी। ए ने सेल किया बी को, सेल किया, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कब कब हो रहा है? 1 जून को। अब सेल किया था मान के चलो 1 लाख का, और जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि पैसा कब मिलेगा? 3 महीने बाद। तो 3 महीना कहने का मतलब कि पेमेंट आएगा फिर 31 अगस्त को। यानी कि बी जो है, बी ए को पैसा कब देगा? 1 लाख 31 अगस्त। सही है, चलिए। तो ए के बुक्स में बी कौन हो जाएगा? बी ए का डेटर है, और बी के बुक्स में ए कौन है? ए बी का क्रेडिटर है। यहां तक भी अब दिक्कत नहीं है आपको। अब होगा क्या कि ए को पैसे का जरूरत पड़ गया जल्दी, तो उसने क्या बोला कि देखो, ये जो डेटर और क्रेडिटर बना जाता है ना, उसके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं होता। जैसे ही मैंने क्रेडिट पे सेल किया, सामने वाला डेटर और ये वाला, सामने वाला इसका डेटर और ये उसका क्रेडिटर बन जाता है। लेकिन अब क्या करते हैं कि इस बिल्स डेटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं बिल्स रिसीवेबल में, जिसमें एक कागज बनेगा। उस कागज पे पूरा लिखा जाएगा कि बी ए को 31 अगस्त को 1 लाख रुपया देने के लिए लायबल है, और बी वो पैसा देंगे। तो सेम डॉक्यूमेंट ए के लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, और सॉरी हाँ, ए के लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा और बी के लिए वो बिल्स पेएबल हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, मैंने क्या बोला कि सेम डॉक्यूमेंट जो कि ए के लिए बिल्स रिसीवेबल हो रहा है, वही डॉक्यूमेंट बी के लिए बिल्स पेएबल बन जाएगा। तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि अब जो ये मास ए है,
ये क्या करेंगे कि ये बिल लेंगे और चले जाएंगे बैंक के पास मांगने, और बैंक को बोलेंगे कि बैंक देखो ये, अच्छा उस पे बी का साइन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि कि तभी तो पता चलेगा कि हाँ आखिर बी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इतने टाइम बाद मैं ए को पैसा दूंगा। तो ए बोलेगा बैंक को कि एक काम करो 31, कभी भी 1 जून को ही नहीं जरूरत है, 30 जून को भी ये काम हो सकता है, 15 जुलाई को भी, कभी भी हो सकता है, 31 अगस्त से पहले, क्योंकि 31 अगस्त को जाएगा ही नहीं, क्योंकि 31 अगस्त से पहले, 31 अगस्त को ही ए बी पैसा दे ही देगा, तो बैंक के पास क्यों जाना है। फिर ए जाएगा 31 अगस्त से पहले बैंक के पास, और बैंक को बोलेगा देखो 31 अगस्त को आपको बी 1 लाख रुपए दे देंगे, आप हमें पैसा दे दो। अब एक बात बताओ, बैंक किस चीज के लिए बैठा, सेवा देने के लिए तो बैठा नहीं है, वो सिंपल सा कमाने के लिए बैठा है। तो बैंक बोलेगा कि देखो 31 अगस्त को मुझे 1 लाख रुपया मिल जाएगा बी से, तो अभी आपको मैं 1 लाख थोड़ी दूंगा, फिर मैं अभी आपको 98,000 दे रहा हूँ, और ये जो 2,000 है वो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, जो बाद में ए से, सॉरी जो बाद में बी, बी बैंक को कितना दे देगा 1 लाख, तो बैंक के लिए 2,000 का क्या हो जाएगा वहां से इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो काम हो गया कि जो ए है, ए के पास पैसा जो 98,000 है वो अभी ही मिल गया, तो यही चीज मैं बोल रहा था कि इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। और जो ए बी के पास गया और बी ये मान गया कि, सॉरी ए बैंक के पास गया और बैंक ये मान गया कि हाँ बी पैसा देगा, इसी को बोलते लीगल वैलिडिटी, यानी कानूनन रूप से स्वीकृति मिल गई। ठीक है, तो ये काम होता है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का। तो लमसम सब कुछ मैंने बता ही दिया कि क्या होता है बिल्स रिसीवेबल और क्या होता है बिल्स पेबल। अब जब बिल मैच्योर होगा, तो बिल मैच्योर होगा तो बी जो पैसा देने जाएगा वो अब ए को नहीं देगा, वो सीधे बैंक को देगा, और इनकेस अगर ए को भी दे दिया तो कोई बात नहीं, ए फर्दर बैंक को डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। तो अल्टीमेटली मैं ये बात बोल सकता हूं कि ट्रेड पेएबल में दो पार्ट है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, और ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल में दो पार्ट थे, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, और ट्रेड पेएबल में दो पार्ट है, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। तो ये दोनों मैंने डिस्कस करा दिया आपको। अब क्या होता है ना, ये पहले चीज देख लो कि जब आप सेल करते हो और वो कैश में है तो पैसा मिल गया, बात खत्म। लेकिन अगर आपने सेल किया और वो क्रेडिट पे सेल है, तो सामने वाला आपका कौन हो जाता है, याद करो, क्या ध्यान है आपको, क्रेडिटर नहीं, वो सामने वाला आपका कौन हो गया, डेटर। सही है। अब क्या भरोसा ये आपको पैसा दे या ना दे। मान लो स्टार्टिंग में जब आपने सेल किया था तो दोनों के बीच में जो डील हुआ था कि 3 महीने बाद सामने वाला आपको पैसा देगा। 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, बहुत समय बीत गया, और अब आपको नामो निशान नहीं दिख रहा है कि सामने वाला आपको पैसा देने वाला है। तो अब आप क्या करोगे, उस डेटर को जिसको आपने एसेट ट्रीट किया हुआ था बैलेंस शीट में, अब एसेट है ही नहीं, वो तो एसेट क्या मान रहे हो आप उसको, तो अब उस एसेट को आप मान लो एक्सपेंस, तो डेटर को आप कर दोगे खत्म, और उसी को हम बोलते हैं बैड डेट होना। अगर पैसा मिल गया डेटर से तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि बैड डेट हो गया, यानी जीरो हो गया, जो डेटर है हमारा वो खत्म हो गया। ठीक है, तो बैड डेट क्या हो गया, बैड डेट का मतलब ये हुआ कि आपने सेल किया था क्रेडिट पे और सामने वाला ने आपको पैसा नहीं दिया, और नहीं कुछ मिलने का उम्मीद है। अगर मिलने का उम्मीद जब तक रहेगा तब तक आप बैड डेट उसको नहीं मान। तो बैड डेट क्या हो गया, बैड डेट को अगर मैं थोड़ा सा एक दो लाइन लिख दूं तो क्या बोलूंगा। हाँ, तो बैड डेट को अल्टीमेटली हमने क्या बोला कि बैड डेट अल्टीमेटली हमारे डेटर को बुक्स से हटा देगा। देखो बुक्स में कोई चीज है, उसको जब हम या तो घटाते हैं या हटाते हैं, यानी डिक्रीज करते हैं या रिमूव करते हैं, तो उसको हम राइट ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट ऑफ। राइट ऑफ कहने का मतलब हटा। तो बैड डेट क्या हो गया, इट इज द डेटर फ्रॉम हूम रिकवरी इज नॉट एक्सपेक्टेड, यानी एक ऐसा डेटर जिससे मुझे पैसा ना ड्यू डेट तक मिला नहीं और आगे मिलने का उम्मीद भी नहीं। देखो एक तो होता है कि ड्यू डेट पे नहीं मिला लेकिन आगे मिल सकता है 2-4 महीना बाद, तब पर भी आप वेट करोगे, अभी राइट ऑफ नहीं करोगे। लेकिन जब आपका उम्मीद का किरण खत्म हो जाता है ना कि सामने वाले से पैसा मिलेगा,
तब जाके आपको उम्मीद खत्म हो जाता है कि सामने वाले से अब नहीं मिलना है, तो फिर बैड डेट आप उस टाइम मांग लोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैड डेट। अगला बात क्या हो गया हमारा, बैड डेट रिकवर्ड। ये क्या होता है कि एक क्रेडिट पे सेल किया था आपने, यानी सामने वाला बन गया आपका डेटर, ड्यू डेट आ गया, पैसा पैसा नहीं मिला, नो अमाउंट रिसीव। फिर अगला स्टेज क्या आता था, आपको ध्यान आ रहा है, जो पीछे हुआ अभी क्या होता था, फिर अमाउंट रिसीव नहीं हुआ और ना ही कोई आगे मिलने का उम्मीद है, तो आप उसको मान लेते थे बैड डेट। लेकिन सामने वाले का सिचुएशन बाद में सही हुआ और वो बड़ा नेक दिल इंसान था, और उसने क्या बोला कि जब उसके पास बाद में पैसे आ गए तो वो आया आपके पास और आपको पैसा वापस कर गया। यानी कि जो आपने ऑलरेडी कोई चीज जिसको बैड डेट ट्रीट कर लिया था, अब उसने सामने वाले ने पैसा आपको दे दिया, तो इसको बोलते हैं हम बैड डेट रिकवर। तो जो यहाँ पे हमारा बैड डेट था ना, जो चीज हमारा यहाँ पे बैड डेट था, तो बैड डेट एक तरह का क्या है हमारा, हमारे लिए खर्चा हो जाता है, एक्सपेंस। और जो बैड डेट रिकवर्ड है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, जिस चीज को ऑलरेडी हम एक्सपेंस मान के हटा चुके थे अपने दिलो दिमाग से और बुक्स से, वो बाद में आता है और पैसा दे के जाता है, तो वो हमारे लिए उस केस में इनकम बन जाता है। ठीक है। अच्छा, कंपनी अब क्या करती है ना, कंपनी मतलब बिजनेसेस क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट का कहने का मतलब जो नॉर्मल उसका एमआरपी है या जो नॉर्मल सेल प्राइस है उससे कुछ कम करना। तो डिस्काउंट मतलब जो हम परचेज करने जाते हैं तो जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम, जो पैसे एमआरपी से जो लेस प्राइस पे हमें परचेज करने का ऑप्शन मिलता है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट दो तरह का हो सकता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बोलने का मतलब कि फॉर ट्रेड। एक बात बताओ, कोई भी काम इंसान फ्री में नहीं करता है सिवाय मेरे पढ़ाने का, जो कि मैं यूट्यूब पे इतना बढ़िया क्लास आप सभी के लिए फ्री में लाया हूं। तो कोई भी काम इंसान फ्री में नहीं करता है। तो डिस्काउंट जब कोई कंपनी देती है तो अल्टीमेटली उसका मोटिव हो कि डिस्काउंट दे के अपने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स को बढ़ाना। तो ट्रेड डिस्काउंट किस चीज के लिए दिया जाता है, फॉर ट्रेड, यानी कि टू इंक्रीज आवर सेल्स। यानी जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको देने का मकसद होता है सेल्स को बढ़ाना। और दूसरा एक और डिस्काउंट है जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब होता क्या है ना कि एक बार अगर आपने सेल कर दिया और क्रेडिट पे सेल किया था, तो सामने वाले से अब आपको पैसा चाहिए। अब पैसा तो जो ड्यू डेट है उसी टाइम पे मिलेगा, और नहीं मिला तो हमने देखा कि उसको हम बैड डेट मान लेते हैं, और बाद में फिर उसने दे दिया तो उसको बैड डेट रिकवर्ड भी हमने देख लिया। तो जब हमने सामने वाले को क्रेडिट पे सेल किया और उससे हम चाहते हैं कि पैसा थोड़ा जल्दी आ जाए, तो उसको एल्योर करेंगे, क्या करेंगे, लालच देंगे कि एक काम कर भाई, तुझे मैंने, देखो जैसे मेरा मान लो एमआरपी था 1,000 रुपया किसी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट पे मैंने सबसे पहले दिया ट्रेड डिस्काउंट, यानी सामने वाला बस खरीदे इस चीज के लिए। तो प्रोडक्ट मैंने कितना में बेचा, 950। अब अगर कैश में बेचा होता 950 तो उसी टाइम कैश मिला, बात खत्म। अब अगर मैंने क्रेडिट में सेल किया 950 के क्रेडिट पे, तो सामने वाला में भी जो भी दोनों सेलर परचेजर के बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा उस हिसाब से जो सामने वाला है यानी परचेजर 2-4 महीना बाद पैसा देगा। लेकिन मुझे पैसे का जरूरत पड़ गया, याद आ रहा है अभी डेटर बिल्स रिसीवेबल, और मैं डेटर को बिल्स रिसीवेबल वगैरह वाले चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा उसमें झमेला होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे सेलर ने बोला एक काम कर भाई, तुझे मैं 2% का और डिस्काउंट देता हूँ यहाँ पे। 2% का डिस्काउंट यानी 19 हो गया, और अल्टीमेटली तू मुझे कितना रुपया दे दे, 931।
तो यहाँ पे जो ये हमने 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट देने का मकसद आपको नजर आ रहा है? इसका मकसद था फॉर रिकवरी ऑफ कैश या फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि कि जल्दी पेमेंट आ जाए। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट का मकसद क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का हमारा मकसद होता है कि सेल्स हो जाए, सेल्स ज्यादा हो। और कैश डिस्काउंट का हमारा मकसद होता है कि हमारा जो ऑलरेडी क्रेडिट पे सेल हुआ था, उस क्रेडिट के सेल से जो पैसा है या तो नहीं आ रहा है, वहां पे भी कैश डिस्काउंट दे के सामने वाले को लालच दे सकते हो, और या तो ड्यू डेट अभी दूर है तो जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए भी आप लालच दे सकते हो। तो अब आपको बहुत बढ़िया से ये समझ में आ चुका होगा कि किस स्टेप में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत मजा आ रहा है आप सभी को पढ़ा के। मैं आशा करता हूं कि आपको भी मेरे से पढ़ के बहुत मजा आ रहा होगा। वीडियो कैसा लग रहा है आपको, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।